सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों से इस एग्ज़ाम की बहुत ढंग से मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है। भले ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई ना हुआ हो, लेकिन 2027 में मेरा सपना है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके मैं आईएएस, आईपीएस बन जाऊँ और इसके लिए मैं फिर से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बट सर इस बार एपीएफसी एग्ज़ाम बीच में आ गया। अब मुझे डाउट है कि क्या मुझे एपीएफसी एग्ज़ाम देना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम वालों के लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। बट मुझे डाउट है कि भाई क्या मैं सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट किए बिना एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ? कहीं ये एग्जाम एपीएफसी मेरी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को डाइल्यूट ना कर दे? मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं सर। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए बनाई है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जेन्युइन ऑनेस्ट गाइडेंस देना चाहूँगा, बीइंग माई सेल्फ एज एन सीएसई एस्पिरेंट। मैंने खुद सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करी है और उन 4 सालों में मेरे लिए किसी और एग्जाम के बारे में सोचना भी पाप था, प्रिपरेशन करने की बात तो बहुत दूर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप अपने मन को समझाएं और क्यों आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम की तैयारी पक्का करनी चाहिए, ये मैं आपको समझाऊंगा। बट दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में एडुटेप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और आप हमारा डेमो लेना चाहते हैं कि भाई हमने किस तरीके से अपने कंटेंट को एपीएफसी एग्जाम्स के लिए कवर किया है, तो आप हमारा ₹1 का डेमो कोर्स जो है देख सकते हैं। 48 घंटे का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, वो भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई वाई एवरी सिविल सर्विस एस्पिरेंट मस्ट अटेम्प्ट एपीएफसी एग्जाम। इस एग्जाम में क्यों पार्टिसिपेट करें? और दोस्तों ये जवाब आपको चाहिए क्योंकि आप बहुत जो है कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली इसको जो है आंसर करूंगा बाय कवरिंग दीज पॉइंट्स कि भाई क्यों आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए अलॉन्ग विद सिविल सर्विस एग्जाम। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम बात करेंगे भाई सिमिलरिटी क्या है एपीएफसी एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जाम में, और डिफरेंसेस कहां कहां पर आएंगे, कहां पर आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी और कहां पर आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे कि भाई आपका 4 मंथ का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपका डे वाइज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ताकि आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकें और आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकें। फिर हम बात करेंगे भाई एपीएफसी के जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा दुखी कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इन कंपोनेंट्स को पढ़ने से अच्छा ये है कि भाई मैं सिविल सर्विस एग्जाम को और टाइम दे दूं। तो हम ये डिस्कशन करेंगे भाई आपकी 4 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एपीएफसी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फिर हम बात करेंगे भाई जीएस कंपोनेंट की क्या कोई एडिशनल प्रिपरेशन करनी है या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर काम आ जाएगी। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया की बात करेंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चों को डाउट आता है, खासकर सिविल सर्विसेज वालों को। हम उनका डाउट क्लियर करेंगे और फिर हम करंट अफेयर की डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या आप सिविल सर्विस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं वही करंट अफेयर यहाँ पर काम आएंगे, फिर कुछ एडिशनली पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन का डाउट का आंसर आपको मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, प्लीज आराम से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई क्यों आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम दे देना चाहिए। ठीक है, ये डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कोई बच्चा पहली बार इस एग्जाम को देने वाला है और कोई बच्चा ऑलरेडी 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुका है। अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे जो आप लोगों को बहुत और एग्जाम्स में भी ओवरलैपिंग देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम बाय राजीव वहीर कवर कर रहे हैं, आप कल्चर फ्रॉम नितिन सिंघानिया कवर कर रहे हैं, आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, आप क्वांट पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं जो किसी और एग्जाम का भी पार्ट बनते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि हम सिविल सर्विस एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम का जो लेवल है, इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। और बिल्कुल सही सोचते हैं आप, आईबीपीएस के डिफरेंट एग्जाम्स जो हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत अलग लेवल के हैं, लेवल भी डाउन है और एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है वो भी डिफरेंट है। तो अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और आप लोगों ने 2-3 बार इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आप लोगों को शायद एक रियलिटी चेक मिल गया होगा कि भाई ये एग्जाम उतना आसान नहीं है जितना आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे। जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2015 में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इस एग्जाम को 2-3 साल अगर मैं ढंग से मेहनत करूंगा तो निकाल लूंगा। यही मेरा एटीट्यूड था और आप में से बहुत सारे बच्चों का स्टार्टिंग में यही एटीट्यूड रहता है। आई होप आप मुझसे एग्री करेंगे कि अगर मैं मेहनत करूंगा 2-3 साल तो पक्का एपीएफसी या सिविल सर्विस एग्जाम निकाल दूंगा। ऐसे कौन सा बड़ा एग्जाम है और जो मेहनत करने से नहीं होगा। लेकिन जैसे से साल बीतना शुरू होते हैं, पहले साल प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता तो लगता है कि यार प्रीलिम्स तो बहुत मुश्किल हो गया, अगले साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही करना है, अगले साल प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, फिर मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, फिर लगता है कि मेंस तो अलग ही रिक्वायरमेंट है,
प्रीलिम्स फिर भी इजी था, मेंस ज़्यादा टफ है, फिर अगले साल मेंस क्वालिफाई हो गया, फिर इंटरव्यू आ जाता है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता। हर साल आपको पता लगता है कि भाई इस एग्ज़ाम का लेवल, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है जो हम इनिशियली सोच रहे थे। ये एग्ज़ाम कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम कोई सिंपल बैंकिंग या फिर एसएससी एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम एक अलग नेचर का एग्ज़ाम है जहाँ पर आप लोगों को हर बार एक नया कंपटीशन, एक नया लेवल और एक नया रिक्वायरमेंट पता लगता है। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम में अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए दिल से और दिमाग से। दिल आपका क्या बोलेगा कि यार तू ना बस इतनी सी दूर है सिलेक्शन से, तूने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है, तूने ऑलरेडी बहुत एफर्ट डाल रही है, अब पीछे मत हट। तूने ऑलरेडी बहुत क्लोज कर दिया गैप को। अब इस गैप में अगर तू इतना सा पार्ट और ऐड कर देगा, भाई ऐसे राइटिंग कर लेगा, करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर लेगा, ठीक है, तू एनसीईआरटी से एक बार दोबारा से कवर कर लेगा, तू जो है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेगा, तेरी सिलेक्शन पक्का है। और अगर तूने इस टाइम पर किसी और एग्जाम के बारे में सोचा तो तेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद है। फिर तू इस एग्जाम को कभी क्वालिफाई कर ही नहीं सकता और दूसरी नाव में बैठेगा तो उसमें भी डूबेगा। ये आपका दिल कहेगा आपको। तो यहां पर दिल आपको क्या समझाएगा कि भाई तू किसी और एग्जाम की तैयारी मत कर, तू बैकअप प्लान के बारे में मत सोच, तू सिर्फ सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर क्योंकि तू काफी क्लोज है। और तू अगर किसी और एग्जाम के बारे में सोचेगा तो तेरे एफर्ट डाइल्यूट हो जाएंगे, तेरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तू महाभारत का अर्जुन है, तुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, तुझे कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। और वो चिड़िया की आंख क्या है? सिविल सर्विस एग्जाम। तो 3 साल की प्रिपरेशन के बाद आपको यही फीलिंग आती है, बट प्रेशर भी क्रिएट हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता? बताइए आप। जिन लोगों को आपने स्टार्टिंग में बताया होता है कि भाई मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, जब वो लोग आपको 3 साल बाद मिलते हैं तो क्या आप उनसे आंखें मिला पाते हैं? नहीं मिला पाते, क्योंकि उन लोगों के मन में क्या होता है? बना आईपीएस, बना आईएएस, और आप क्या कहते हैं? नहीं, बन जाऊंगा यार, इस बार और ट्राई करके देखता हूँ। दोस्तों, आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितने एफर्ट डालने हैं, आपने दिन रात एक कर रखे हैं, आपने बहुत सारी बुक्स बार बार कवर कर रखी हैं, लेकिन आप किसी को समझा ही नहीं पाते कि मैंने कितनी मेहनत करी है। क्योंकि हमारे देश में ना लोग सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं, आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं। और ये एफर्ट्स दिखाना किसी को जो है नामुमकिन है, क्योंकि इंटेंजिबल पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोग सोशल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, ठीक है, देन फिजिकल प्रेशर, क्योंकि आपकी बॉडी में भी आप लोगों को ओबीस नेचर या फिर फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस का जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर 3 साल बाद तो फादर भी कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा किसी और एग्जाम के बारे में सोच ले, ठीक है, अब मुझे जरूरत है तेरी भी, तू कुछ कमाना शुरू कर। तो ऐसे केस में जो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होता है, तब आपका दिमाग आपको ये सलाह देता है, दिल नहीं दिमाग, कि यार कुछ और भी सोच। अगर ये एग्जाम 3 साल मेहनत करने के बाद नहीं निकल रहा है तो शायद हमें इस मेहनत को कहीं और भी यूटिलाइज करना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका सपना क्या है? एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना। नो डाउट आप बेस्ट गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, बट अगर वो नहीं मिल पा रही है किसी भी कारणवश, तो नेक्स्ट बेस्ट पे जाने में क्या बुराई है? अच्छी गवर्नमेंट जॉब तो नेक्स्ट बेस्ट भी रहेगी ना। तो नेक्स्ट बेस्ट जॉब क्या है? एपीएफसी एग्जाम। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एपीएफसी, ऐसी बहुत सारी और भी जो है जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल आप आरबीआई ग्रेड भी देखेंगे, नबार्ड ग्रेड देखेंगे। मतलब अगर आप आईएएस आईपीएस के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मेहनत करने के बाद, तो आपको इस तैयारी के साथ साथ किसी और एग्जाम को भी अप्रोच करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाके, फाइनेंशियली फ्री होके, फिजिकली स्ट्रेस से फ्री होके, मेंटली स्ट्रेस से फ्री होके, फिर अपना अटेंशन दोबारा सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ जो है फोकस कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि आपके दिमाग आपको एक सही सलाह दे रहे हैं कि भाई तुझे एक्चुअली इस टाइम पर सिस्टम में एंट्री कर लेनी चाहिए। क्या पता तेरी एज लिमिट निकल जाए, क्या पता तेरी एनर्जी और ड्रेन हो जाए, और क्या पता तू और जो अपनी टाइमलाइन है जो खराब कर ले, अपने ऊपर और प्रेशर बढ़ा ले। तो इस केस में यू मस्ट प्लान टू गेट इनटू द सिस्टम। सरकारी जॉब पाने की कोशिश करो। ये सरकारी जॉब कोई भी हो सकती है, अगर बेटर है तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट। अगर आपको लगता है कि यार मैं कैसे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी छोड़ूं, इस दलदल में फंस गया हूं, चक्रव्यूह में आ तो गया हूं लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों को एक अर्जुन चाहिए। और वो अर्जुन क्या है? दूसरा एग्जाम, रिस्पेक्टेबल एग्जिट, जिसको सिर्फ अकेले को चक्रव्यूह का रास्ता पता है। तो यहां पर अगर आप एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट अपने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन से चाहते हैं, तो एपीएफसी इज वन सच एग्जाम। क्यों वन सच एग्जाम? कि भाई अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं आईपीएस नहीं बन पाया, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गया, असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, तो सामने वाला आपको इज्जत की नजर से ही देखेगा। आप सोशल इंपैक्ट फिर भी क्रिएट करेंगे, आप फिर भी प्रेस्टीज पाएंगे, फिर भी रिस्पेक्ट पाएंगे, फिर भी स्टेबिलिटी पाएंगे, फिर भी सिक्योरिटी पाएंगे, आप एक अच्छी सैलरी पाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा एग्जाम आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो यू मस्ट टारगेट दिस एग्जाम विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ गिविंग।
वर्थ गिविंग। और मेरा बिगेस्ट रिग्रेट अपनी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन का यही है कि मैं घोड़े की तरह सिर्फ एक तरफ फोकस कर रहा था, सिविल सर्विस एग्जाम। अगर मैं 3 साल के बाद किसी और एग्जाम को देने की कोशिश करता तो मैं पक्का निकाल लेता। आई एम डेड श्योर अबाउट दैट कि भाई अगर मैं प्रिपेयर करता तो पक्का निकाल लेता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत सिविल सर्विस एग्जाम के लिए करी थी। तो यहाँ पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये रिग्रेट नहीं लाना है। 4-5 साल बाद आपको नहीं सोचना है कि काश वो एग्जाम दे दिया होता। दिस इज द बेस्ट टाइम। अप्लाई करिए, मेहनत करिए, और पॉसिबल है सिविल सर्विस एग्जाम के साथ एग्जाम को निकालना। दोस्तों, अब हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं कि भाई क्या आप एपीएफसी एग्जाम में पढ़ेंगे जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम से ही कवर हो रहा है। जनरल स्टडीज, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, आप हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम या फिर आपके नितिन सिंघानिया से, आप साइंस पढ़ रहे हैं करंट अफेयर से, फिर टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं रमेश सिंह से, मृणाल सर के लेक्चर से, या फिर किसी भी और जो है कंटेंट से, लाइक एनसीईआरटीज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मैगजीन से, आप क्वांट पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सीसेट एग्जाम प्रिपरेशन। ये सेम प्रिपरेशन एग्जैक्टली विदाउट एनी इंच ऑफ चेंज आपको एपीएफसी में काम आने वाली है। आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। फिर दोस्तों, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सबसे बड़ी बात, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी ही है। आपका जो सपना है धौलपुर हाउस के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाने का इंटरव्यू के टाइम पर कोट पैंट में, वो ये भी एग्जाम पूरा कर सकता है अगर यूपीएससी एग्जाम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होने के 2 फायदे हैं कि आपके पीछे एक टैग लग जाएगा भाई इसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है, और दूसरी बात इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, और एग्जाम से आपका टच सेम रहेगा। आप जो एग्जाम का टेम्परामेंट अभी कैरी करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स पेपर में, सेम टेम्परामेंट आपको कैरी करना है एपीएफसी एग्जाम में भी। तो कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के पूरे प्रोसेस में। यू आर वेल एक्वेंटेड विद दिस प्रोसेस। आपको कुछ भी एडिशनल नहीं देखना है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है, आपको आईबीपीएस के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको यूपीएससी के ही एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है। ये एडवांटेज है आपके पास। तीसरा फायदा क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम। धौलपुर हाउस में जाओगे, वहां पर इंटरव्यू दोगे, डिफरेंट पैनल्स होंगे, वैसे ही मार्किंग है। जॉब प्रोफाइल, क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर। अभी अगर आप आईएएस आईपीएस बनते हैं और आप लबासना में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है पता है आपको? आपका जॉब प्रोफाइल क्लास ए ऑफिसर होता है, और आप 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 की सैलरी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी वही मिलने वाली है, तो क्या बुराई है, सेम लेवल तो है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन। दोस्तों, आप हाई लेवल कंपटीशन झेलने के आदी बन चुके हो। आप हर साल 5 से 6 लाख लोगों से compete करते हो इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ पर कंपटीशन उससे हल्का सा कम है। यहाँ पर आप 4 लाख लोगों से compete करोगे, तो आपको डर नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये एग्जाम्स में सिमिलरिटी है। और अगर मैं डिसिमिलरिटी की बात करूँ तो एपीएफसी एग्जाम थोड़ा सा कम डिफिकल्ट है, सीएससी एग्जाम थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। एपीएफसी एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा। सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स, एक पेपर, वो भी 2 नहीं, एक पेपर रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर सीधा इंटरव्यू। बीच में कोई मेंस की स्टेज है ही नहीं। तो जो बच्चे मेंस से परेशान है कि भाई मेंस कैसे निकालें, हर बार मेंस में फंस रहे हैं, यहाँ पर मेंस है ही नहीं भाई। फिर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स आपको अलग से प्रिपेयर करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वो आपको टेंशन देंगे, लेकिन उनको मैनेज करना है, उनको प्रिपेयर किए बिना सिलेक्शन नहीं होने वाली। और फिर दोस्तों, जॉब पावर। देखो, मैं कहीं भी ये नहीं कहता हूं कि आईएएस आईपीएस के इक्विवेलेंट ही जॉब है पावर्स के कंपैरिजन में। आईएएस आईपीएस की अलग ही टॉर है, अलग ही पावर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम बट अच्छी पावर यहाँ पर भी है। आप सोशल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप पब्लिक सर्विस कर सकते हो, आप जो लाइन में लास्ट लेबर खड़ा हुआ है उसका भी भला कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास इतनी पावर तो है। तो ये एग्जाम की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भाई आपका 4 मंथ का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत रैशनली आपसे बात करूंगा और एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट ही बात करूंगा। देखो, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने पर डे का मैक्सिमम टाइम, लगभग 80% टाइम या 90% टाइम सिविल सर्विस एग्जाम की ही प्रिपरेशन को डिवोट करो। आप उस टाइम को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करो जो आप ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी को दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे 8, 10, 12 घंटे डेली पढ़ रहे होंगे, कोई ज़्यादा भी पढ़ रहा होगा, कोई थोड़ा कम भी पढ़ रहा होगा। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइम पर जब हम अगस्त में बैठे हैं, तो अगस्त में आपका टारगेट क्या होगा कि यार दिसंबर 2026 तक कैसे भी मुझे मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है, ताकि मैं अगले साल सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई ना करूं, मैं मेंस क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस बन जाऊं। तो आप मेंस की प्रिपरेशन भी अभी कर रहे होंगे, तो दिसंबर 2026 तक आपको डेली कम से कम 3 से 4 घंटे मेंस की प्रिपरेशन को ही डिवोट करने चाहिए। मेरे हिसाब से 4 घंटे पर डे डिवोट मिनिमम मेंस की प्रिपरेशन को करिए 2026 के दिसंबर तक, टिल दिसंबर 2026। और यहाँ पर
आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए भाई, आप 3 घंटे पढ़ें और 1 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर ऑप्शनल, GS4, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, देन सोशल इश्यूज के कुछ टॉपिक हैं GS1 में। तो GS1, GS2, GS3, GS4 में जो भी आपके मेंस स्पेसिफिक पोर्शन है उनको आपने दिसंबर 2026 तक कवर कर लेना है, उनके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि आपने अगले साल मेंस भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आप 4 घंटे पर डे डिवोट करिए मेंस की प्रिपरेशन को, और आई होप आप कर रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, विजन की, बाजीराव की, नेक्स्ट आईएएस की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो आपको एक डिसिप्लिन में रखेगा। आपको पता होगा कि भाई आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्लियर है? फिर दोस्तों आपको अपने 3 से 4 घंटे पर डे डिवोट करने चाहिए उन कंपोनेंट्स के लिए जो एपीएफसी में भी आएंगे और सिविल सर्विस एग्जाम में भी आएंगे, मतलब ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स के लिए। आप इनको प्रिपेयर करेंगे सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल के हिसाब से, बट ऑटोमेटिकली आपको हेल्प कर देंगे एपीएफसी एग्जाम में। आपको कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल आपने सुबह उठ के 4 घंटे ऑप्शनल की पढ़ाई करी सुबह 6 से 10 तक, फिर आपने 1.5 घंटे का ब्रेक लिया, 11:30 बजे आप दोबारा पढ़ने बैठे, तो यहाँ पर आपने अगले 30 दिन के लिए पॉलिटी उठा लिया, अगले 25 दिन के लिए पॉलिटी उठा ली कि चल पॉलिटी रिवाइज करता हूँ अपने सोर्स से, जो आपका सोर्स है। आपको कोई और सोर्स भी फॉलो नहीं करना है। आप लोग जानते हैं मुझसे बेटर कि भाई एक कंपोनेंट को एक सोर्स से 10 बार पढ़ना है, ना कि एक कंपोनेंट के 10 अलग सोर्स फॉलो कर ले हैं। तो यहाँ पर आपने पॉलिटी उठा ली 11:30 बजे और आपने 2:30 बजे तक पॉलिटी को रिवाइज किया। आपने अगले 25 दिन 3 घंटे डेली देखी पॉलिटी रिवाइज करी सिविल सर्विस एग्जाम के हिसाब से। फिर आपने पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद 25 दिन बाद हिस्ट्री एंड कल्चर उठाया, उसको लगभग 30 दिन रिवाइज किया अच्छे से सिविल सर्विस एग्जाम के हिसाब से। आपने प्रैक्टिस भी करी उसकी, आपने पुराने PYQs भी सॉल्व किए। फिर आपने इसके बाद इकोनॉमिक्स उठा ली, लगभग 15 दिन आपने उसको रिवाइज किया, उसके बाद प्रैक्टिस करी। फिर आपने साइंस उठा लिया और फिर आपने क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस करी। तो यहाँ पर जो ये शिफ्ट है 3 घंटे डेली की 11:30 से 2:30 वाली, जो भी आपका टाइम है, वहां पर आपने GS कंपोनेंट्स को 1 by 1 बहुत अच्छे से रिवाइज किया, 1 by 1 सिविल सर्विस एग्जाम के हिसाब से। आपको कुछ भी अलग से एपीएफसी के लिए नहीं करना है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन इन कंपोनेंट्स के लिए हो रही है। लगभग 60 से 70% सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। फिर आती है बात स्पेशल कंपोनेंट्स की। तो अब आपने पर डे 8 घंटे 7 घंटे यूपीएससी सीएससी को दे दिए, आपका सीएससी ऑन ट्रैक है। अब आप 1 घंटा करंट अफेयर और 2 घंटे डेली अगर आप अलग से निकाल लेते हैं स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए। स्पेशल कंपोनेंट्स मतलब कौन से? वो कंपोनेंट्स जो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आएंगे, आपके सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं आते हैं। और 2 घंटे पर डे देकर आप इस सीक्वेंस से इतने दिन देकर हर एक कंपोनेंट को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सौरभ पांडे का, अर्पणा गिल मैडम का, निशांत ओझा का। देयर आर सो मेनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने इतना टाइम देकर एग्जाम क्वालिफाई किया है। अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस एग्जाम की एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, मैं आपको समझाता हूं अभी कि डेली प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। मैंने आपको भी समझा भी दिया, मैं अगर दोबारा से आपको डेली का प्लान बता देता हूं कि पहली शिफ्ट कंपोनेंट यूनिक टू यूपीएससी एग्जाम, जो आपके मेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स आप उन्हीं पे फोकस करोगे। सेकंड शिफ्ट कंपोनेंट्स कॉमन टू बोथ एग्जाम, जहां पर ओवरलैपिंग पोर्शन कवर करोगे। और 2 घंटे की तीसरी शिफ्ट एपीएफसी के यूनिक कंपोनेंट्स के लिए। ये आपका डेली प्लान होना चाहिए, जो मैंने आपको अलग से भी समझा दिया। अब दोस्तों स्ट्रेटेजी फॉर एपीएफसी एस्पिरेंट्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर मैंने आपको हर एक कंपोनेंट की स्ट्रेटेजी, सोर्स, डिवाइस शेड्यूल और आपको ये भी बता रखा है कि भाई आपको इस कंपोनेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। आप इस वीडियो को पक्का देखिए, लिंक यहाँ पर मैंने दे दिया है। अगर मैं बात करूँ जीएस कंपोनेंट की, तो जीएस कंपोनेंट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपको सीएससी एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। जो सोर्स आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आप अगर विजन के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, बाजीराव के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट आईएएस के नोट्स फॉलो, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट आप जिससे जुड़े हुए थे, अगर आप उसके नोट्स फॉलो कर रहे हैं, वही नोट्स फॉलो करिए, वही नोट्स। लेकिन एक बार तैयारी स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम का 2025 का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई आपका सोर्स इस एग्जाम के लिए बेस्ट है या नहीं है। एक बार ठीक है, ये पेपर आप मेरे जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, PYQs विद सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं। फिर दोस्तों साइंस के लिए आपको थोड़ी सी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, जहां पर आपको 6 से 10 की एनसीईआरटीज कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक साइंस से क्वेश्चन आते हैं। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के PYQs सॉल्व करते टाइम आपको सीएपीएफ के पेपर भी सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में एडिशनल प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ भी सिविल सर्विस एग्जाम के बाहर प्रिपेयर नहीं करना है, एक्सेप्ट जनरल साइंस, सेम लेवल, सेम सोर्सेज जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की,
दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि क्वांट और रीजनिंग का जो क्वेश्चन का लेवल है, स्टाइल है, वो सेम सीसेट वाला है, बट एक डिफरेंस है। सीसेट में आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 40 से 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी पे खेलना होता है। बट यहाँ पर आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 मिनट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वांट रीजनिंग का लेवल सेम है, बट यहाँ पर स्पीड हाई है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको डेली 30-40 मिनट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी फॉर क्वांट एंड रीजनिंग। और इसमें भी क्वांट स्पेशली, रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वांट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट है, इंग्लिश आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वांट रीजनिंग के लिए आप अपना सोर्स ही फॉलो करिए जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको SP बख्शी की बुक फॉलो कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर काफ़ी स्कोरिंग है और मैक्सिमम वेटेज है इंग्लिश की। एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर। अगर आप ऑलरेडी करंट अफेयर की कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट की या फिर किसी भी और इंस्टीट्यूट की, उसको ही फॉलो करते रहिए। कुछ भी डिफरेंस आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन में नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि भाई आप इन 5 डायमेंशन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हमारी सरकारों की स्कीम है, लाइक अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, स्पेशल फोकस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस लाइक COP हो गई, एशियान हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको बस इन पे थोड़ा सा और रिवीजन पे फोकस करना है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आ गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोई इंडेक्स निकाल दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा। अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, ठीक है, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, रमन मैग्सेसे अवार्ड, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, ठीक है, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, अगेन मेजर। तो अगर आप इन पोर्शन को कवर कर लेते हैं तो APFC एग्जाम को टारगेट करना इज वेरी मच इजी अलॉन्ग विद सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। आपको कुछ एडिशनल ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 घंटे पर डे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के लिए। और दोस्तों हमने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स भी डिजाइन कर रखा है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। अगर आपको ये है कि भाई मैं कहाँ पे जाके कंटेंट लूँगा, कहाँ पे जाके मुझे कंटेंट मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढूँ, कहाँ देखूँ, तो आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर आपको जो GS आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसके प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे APFC एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप कंटेंट अपना पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस GS की यहाँ से करिए। और उसके बाद स्पेशल कंपोनेंट के आपको वीडियोस, नोट्स और क्विज तीनों मिलने वाले हैं स्पेशल कंपोनेंट के, और इसमें इंग्लिश और साइंस भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है, सॉल्व PYQs भी मिलेंगे। तो ये कोर्स स्पेसिफिकली आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं इसमें, 1 सितंबर से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और ये कोर्स पे स्पेशल डिस्काउंट भी 56% का 4224 में इसको परचेज कर सकते हैं। ये डिस्काउंट 28 से 30 तारीख तक के लिए ही वैलिड है। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें पार्ट बन सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।